अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। आज 28वां रोज़ा है हमारा। 27, 28? नहीं, आज 28वां रोज़ा है और कल फिर रुएत हिलाल कमेटी का इजलास भी होगा। सो कल हमें पता लगेगा कि चांद नज़र आता है या नहीं आता है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि स्पार्को ने बता दिया है कि चांद नज़र आने के इम्कानात कम है, तो लिहाजा ऑलरेडी थोड़ा सा इन योर माइंड आप समझ लें कि सैटरडे हफ्ते के रोज़ ही ईद होगी। हाउएवर कुछ भी हो सकता है, मतलब हम साथ साथ ये कहते हैं बिकॉज it is how it is, although according to Sparko it seems like Saturday. अच्छा, एंड I want it to be Saturday. ऑल्सो ईद में अब 2 या 3 दिन ही रह गए हैं, मौसम ज़रा बेहतर हो गया है एंड अक्रॉस द कंट्री हमें यही खबरें मिल रही हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, लाहौर इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, कराची में मौसम अब्र आलूद हो गया है। हाँ, आज बड़ा कुछ ओवरकास्ट टाइप, ओवरकास्ट एंड विंडी, ठंडी हवा वाला एंड एक्चुअली सो प्लेजेंट। मतलब ये हमें नहीं पता था कि हमें ये चाहिए था। आंखें जो है ना एकदम से ठंडी हुई हैं। लेकिन कहने का इस सारी सिचुएशन में मतलब ये है कि आपकी जो ईद की तैयारियां हैं ना उसको बिल्कुल ही एंड पॉइंट तक ना छोड़ें। अभी हम ऑलरेडी कश्मकश में हैं कि जुम्मे को है या हफ्ते को है, तो व्हाई लीव इट टिल द लास्ट मोमेंट। अभी 1-2 दिन है, जस्ट कंप्लीट इट, बी रेडी। मेरा ख्याल है कि कल तक जो भी तैयारी रह गई है वो मुकम्मल हो ही जाएगी। खैर, हमारे पास खबरें आज भी बहुत सारी हैं और सबसे पहले हम खत्ते की सूरत हाल पे तो सर्टनली बात करेंगे ही, लेकिन हम आपको ये बताएंगे ज़रूर कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के खुजदार की तहसील ज़हरी में मुबैना खुदकुश बम्बार लाइबा और फरजाना को गिरफ्तार किया है। ये ख़वातीन खुदकुश बम्बार, लड़कियाँ खुदकुश बम्बार का फिनोमेना जो है ना। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइबा और फरजाना को मीडिया के सामने पेश कर दिया। गुज़िश्ता साल कराची से स्कूल की बलोच बच्ची गिरफ्तार की गई थी जिसे कलादम तंजीम BLA ने खुदकुश बम्बार बनाने की तरबियत दी थी। ये भी आपको बात याद होगी शायद। खुजार से गिरफ्तार लाइबा ने मीडिया के सामने ना सिर्फ एतराफ़ जुर्म किया बल्कि ये भी बताया कि उसे खुदकुश हमले के लिए तैयार करने वालों में किन लोगों का हाथ था। शी गेव द बैकग्राउंड, सारी डिटेल बता दी। लाइबा ने अपनी बलोच बहनों से अपील की कि दहशतगर्दों के हाथों गुमराह ना हो। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान कमांडर इब्राहिम उर्फ़ी काजी मामा से हुआ। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। बाद में कमांडर इब्राहिम मेरा रब्ता कमांडर दिलजान से करवाया। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फ़िदाई के लिए तैयार करूं। कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था, लेकिन खुजदार पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर ले गया। कराची के बाद अब खुजदार से खुदकुश धमाके के लिए तैयार लाइबा की गिरफ्तारी सर्टनली इंडिकेशन है कि कलादम दहशतगर्द तंजीमें मासूम बच्चियों और ख़ास तौर पर बलोच लड़कियों की मुसलसल जहन साजी कर रही हैं और इसके लिए सोशल मीडिया का ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टाग्राम पे इनसे राब्ते किए जाते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे किए जाते हैं, इवन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स तक पे राब्ते किए जाते हैं। BLA हो या TTP हो या अफगान तालिबान रजीम हो और दीगर दहशतगर्द प्रॉक्सीज जो हैं भारत की, सबका मकसद एक ही है, वो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि दहशतगर्द कभी मजहब तो कभी कौमियत के नाम पर लोगों को गुमराह करते रहे। एक तरफ TTP है जो जिन्होंने दीन के नाम पर वो दाढ़ी रखकर दहशतगर्दी करते हैं, दूसरी साइड पर लसानियत और सुबाइयत की बुनियाद पर दहशतगर्दी, और दोनों के एक जैसे टारगेट्स हैं। बहुत जगह इनकी अपनी कोलैबोरेशन से एक दूसरे को हेल्प आउट करके एक दूसरे के ऑपरेशंस में साथ देकर ये काम करते हैं। दोनों जो हैं, दोनों साइड पर इनके स्पॉन्सर्ड एक ही हैं, वो इंडिया से स्पॉन्सर होते हैं। इनके खवातीन के हवाले से ये पहली दफा नहीं हुआ, ये इससे पहले भी इस तरह की हमारी बच्चियां गिरफ्तार भी हुई और उन्होंने इंकशाफात किए। ये बच्चियों को, खवातीन को और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जिसे उनकी ब्रेन वॉशिंग के लिए, उनसे राब्ते के लिए, उनसे कम्युनिकेशन के लिए।
अच्छा, आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्द तंजीमें ख़वातीन का एहतराम ख़त्म कर रही हैं और हालात ऐसे होंगे तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को गाड़ी में बैठी हर खातून मुश्तबा नज़र आएगी, सस्पिशियस नज़र आएगी। और उन्होंने वाज़े किया कि लाइबा को कुछ देर के लिए तफ्तीशी मरकज़ में रखा जाएगा, बाद में ऑब्वियसली उनकी जो फैमिली है उसके हवाले कर दिया जाएगा। वैसे कैसे हवाले कर दिया जाएगा, बट एनीवे किसी किस्म का टॉर्चर जो है ना, उनका कहने का मतलब था कि वो नहीं किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी आपको याद दिला दें कि कराची से गिरफ्तार की गई खुदकुश बमबार कमसिन बलोच लड़की के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। सिंध हुकूमत का कहना था कि स्कूल की बच्ची को दहशतगर्द बनने से बचाया गया है। बेसिकली इनको तो हम रेस्क्यू कर रहे हैं, इनको तो लिटरली रिहैब भेजना चाहिए और आई एम श्योर ऐसा ही पहले भी किया गया है और आइंदा भी ऐसा ही। लेकिन इसमें ना बैकग्राउंड पूरी एक स्टडी होनी चाहिए कि किस तरह ये बच्चियां जो हैं ये ब्रेन वॉश हैं, क्योंकि देयर हैज टू बी ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड होता है आपका, ऐसे ही तो कोई भी राह चलते आप ब्रेन वॉश नहीं हो जाता। सो दिस नीड्स टू बी, मतलब पूरी साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए इस चीज़ के। वैसे अच्छा जी, अभी अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग ना सिर्फ तूल पकड़ रही है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ और आलमी शख्सियत समझे जाने वाले अली लारिजानी की शहादत ने जलती पर मज़ीद तेल का काम किया है। ईरान ने अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी है। अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए हैं। वाक़े के बाद ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर शदीद हमले किए, क्लस्टर बमों से हमले किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में सिर्फ 2 अफराद हलाक हुए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कई इसराइली फ़ौजी इमारतें तबाह हो गई हैं, जबकि पासदाराने इनकलाब ने 200 इसराइलियों की हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने का दावा अच्छा, साथ आपको पता है ना कि वहाँ से भी कोई न्यूज़ इस तरह निकल नहीं रही और कितनी फेक न्यूज़ भी निकल रही है वो भी हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो ऑथेंटिक फिगर्स जो हैं, आई गेस वील नेवर नो। इसराइल के मीडिया जो फौजी मराकज़ हैं इनफैक्ट, वो भी बता रहे हैं कि ईरान का निशाना बने हैं और ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेल अवीव को क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं, वॉर हेड्स जो हैं, वो ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अब्दुल्ला, जिस तरह भी आप बता रहे थे, ईरान की जानिब से पहली बार हाज कासिम मिसाइलों से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए हैं। ईरान के सदर ने कहा कि लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा और ईरान के खत्मुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल हई का अमरीकी हुकूमत को पैगाम भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें। उधर ईरान ने मुल्क में मौजूद गद्दारों को भी पकड़ना शुरू कर दिया है। वैसे तो मतलब एक तवील फहरिस्त, दर्जनों सैकड़ों निकल आएंगे, क्योंकि ऐसे तो ये सब कुछ हो नहीं रहा और अब से तो हो नहीं रहा। मतलब और फिर ईरान ने कितना इन्फिल्ट्रेटेड है इसराइली और मुसाद का इंटेलिजेंस निज़ाम, इसराइली इंटेलिजेंस निज़ाम, और कितने ही इन ईरान कितने ही क्लोज सर्कल में लोग मौजूद हैं। वो तो पिछले साल से भी पता चल गया था। खैर, ईरान ने इसराइल के लिए मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को भी सजाए मौत दी है और इसराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं और ईरानी सूबा लोरिस्तान पर अमरीकी इजरायली हमलों में मजीद 7 अफराद शहीद हुए हैं और बहुत ज़्यादा बिल्कुल जख्मी भी हुए हैं। उधर खत्ते में जारी जंगी हालात को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक नई डेवलपमेंट है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। इजलास में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर तैयार हो गई है। अमाराती सदर के मुअव्विन खुसूसी अनवर करकाश का कहना है कि आलमी तवानाई तरसील की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इमारात दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान शुरू दिन से ही कोशिश कर रहा है कि मामले को सिफारतकारी से हल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फीदान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया और है। जैसे जैसे जंग तूल पकड़ रही है, आपको पता है कि आलमी सतह पर माशी असरात भी गहरे होते जा रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो गैर मुस्तहकम होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने लगी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि सेफ रही हो, हर जगह महंगाई हो रही है, स्टॉक मार्केट्स नीचे जा रही हैं। दुनिया को सोचना होगा कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा। मतलब दुनिया तो सोच रही है, थोड़ा सा अमेरिका को भी सोचना ही पड़ेगा कि क्या उनके टारगेट्स अचीव हो गए हैं कि नहीं, और अगर हो गए हैं तो हमें भी बता दें कि क्या टारगेट्स है, क्योंकि रोज़ तो बदलते हैं।
तो बासर ममालिक और इदारों को अमरीका इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव बढ़ाना होगा। हर चीज़ में साथ देने की भी कोई ख़ास नहीं है। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जांपल ऑफ स्पेन being a part of NATO, being a part of EU, उन्होंने अपने हाथ उठा लिए हैं कि we will not help you out in this because जब हमें समझ ही नहीं आ रही कि कर क्यों रहे हो, क्या आपके क्या मकासद से, तो हम क्यों इसका हिस्सा बने। I think that is a very good stance। हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ फरमाइएगा, अली लारिजानी साहब की पोजीशन भी और शख्सियत भी ईरान के अहम तरीन लोगों में से एक थे। मतलब सिर्फ यही कहा जाता है कहने वालों की तरफ से कि सदारत का ओहदा उनके पास नहीं था, बाकी ही यूज्ड टू रन द शो। ही हैड अ लॉट ऑफ अदर टाइटल्स, आपको पता है, बहुत से और उनकी रिस्पांसिबिलिटी। इनकी शहादत ईरान के लिए धचका तो है, लेकिन कितना बड़ा सदमा है ये और आगे कैसे बढ़ा जाएगा यहाँ से। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अली लारिजानी जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट शख्सियत थे और ना सिर्फ अपनी पोजीशन की वजह से बल्कि अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स की वजह से, अपनी फरासत की वजह से, और उनकी एक बहुत इंटरनेशनल रिकग्निशन और अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो उनकी शहादत जाहिर सी बात है एक गैप तो बहुत बड़ा छोड़ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ईरान हमेशा से इन सब चीज़ों के लिए तैयार था और ईरान को पता था कि ये अटैक भी करेंगे और ये इस तरह के असैसिनेशंस की कोशिशें भी करेंगे। तो उन्होंने अपना जो एक सक्सेशन ऑर्डर बनाया हुआ है हर पोजीशन के लिए, वो बहुत ही डिटेल्ड है और वो एक के बाद एक जो है वो पोजीशन भरते चले जाते हैं। अभी आप देखिए ना कि पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो एलिमिनेट हो गई, उनके रहबर मारे गए, उनके जो आर्मी चीफ थे मारे गए, बेतहाशा और लोग जो थे उनको उन्होंने ऊपर के लोगों को असैसिनेट कर दिया। लेकिन फिर भी आप देखिए कि गैप वहाँ नहीं आया। इस तरह अली लारिजानी का गैप तो है, लेकिन उसको बहुत अहसन तरीके से पुर कर रहे हैं ईरान। ये भी बताइएगा कि ईरान ने लारिजानी की शहादत के बाद एक सख्त रद्द अमल का ऐलान भी किया, बल्कि हमले तेज़ भी कर दिए। पूरी रात कल दुबई में भी इंटरसेप्ट होते रहे थे मिसाइल्स। तो अगर ईरान का रिएक्शन यही रहता है तो फिर जंग ख़त्म होने का कोई आप चांस देख रही हैं? किस तरह जंग ख़त्म होगी? देखें, अगर जंग ख़त्म होने का मयार ये है कि ईरान के वो लीडर्स को असैसिनेट रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि ईरान जो है वो घुटने टेक के और नेगोशिएशंस की टेबल पे आ जाएगा, तो ये तो मेरा ख्याल है सही सोच नहीं है, क्योंकि ईरानी कौम बहुत एक मजबूत कौम है, रेजिलिएंट कौम है, सिविलाइजेशनल स्टेट है और जिस कदर का उन्हें नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ असैसिनेशन ऑफ द लीडर्स एक्सेट्रा, तो उतना ज्यादा उनका जो डिटर्मिनेशन है और जो हौसला है और जो अज़्म है कि उन्होंने इस फितने से जंग करनी है और इस पे पता हासिल करनी है, वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और देखिए आपके उनकी इसी हिकमत अमली की वजह से बहुत ही अच्छी उनकी स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हिकमत अमली रही है कि आज तमाम अगर आप सिनारियों को और से देखें तो अमेरिका तन्हा से तन्हा होता चला जा रहा है। डिप्लोमेटिकली भी आप देखें तो ईरान की सपोर्ट आपको ज्यादा नजर आ रही है। इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट तो उनके अपने जो एलाइज हैं वो भी नहीं कर रहे। अच्छा नगमाना साहब, जो ममालिक इस पूरी जंग में पसे पर्दा नहीं बल्कि सामने आकर मसालहती किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। कल बल्कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा फिर रियाद में होंगे, सो क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की कोशिशों से और दीगर ममालिक की मुआवनत से मामला सेटल हो सकता है कोई? देखें, पाकिस्तान
पिछले 1 साल से भरपूर तरीके से अपनी डिप्लोमेटिक कैपेसिटीज को यूज कर रहा है और उसने अपना जो लोहा है वो पूरी दुनिया में मनवा लिया है। इस वक्त पाकिस्तान वो एक वाहिद मुल्क नजर आ रहा है जिसकी चीन भी सुनता है, अमेरिका भी उसको ट्रस्ट कर रहा है, सुन रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सऊदी अरेबिया और ईरान भी बहुत फर्मली ना सिर्फ पाकिस्तान को समझता है और हमारी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, बल्कि वो हमें ट्रस्ट भी करते हैं और वो समझते हैं कि हम एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें कि जब पहले भी नेगोशिएशंस हो रही थी तो पाकिस्तान को उसमें शामिल करने के लिए कहा गया था, इसलिए कि दोनों फरीकैन जो हैं अमेरिका और ईरान, उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त। शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा, साबिक सफ़ीर। एक और पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे और डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं वो भी। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली इतनी चीज़ें हो रही हैं और कोई ब्रेक भी नहीं मिल रही और अमेरिका रिजीम चेंज, एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने की बातें करता है, लेकिन अली लारेजानी की शहादत बता रही है कि इज़राइल किस हद तक जाना चाहता है। इज़राइल के इरादे आपको क्या मालूम हो रहे हैं? दे डोंट सीम टू बी स्टॉपिंग, और वो कोई टारगेट, कोई अहदाफ जो हैं वो क्या हैं जो अभी तक नहीं हासिल हो पाए, चले जा रहे हैं? पहले तो ये कि अली लारेजानी की जो शहादत हुई है, हाँ ये इज़राइल की स्ट्राइक से हुई है, इसमें तो कोई शुबा नहीं, लेकिन जाहिर है इसमें अमेरिका इज़राइल के साथ है। इन दोनों की ये जॉइंट लड़ाई है ईरान के ख़िलाफ़। तो अब ये सवाल कि ये किस हद तक जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है इज़राइल को हम अलग नहीं कर सकते अमेरिका से। ये दोनों किस हद तक जाना चाहते हैं ये तो पता चलेगा जब ट्रंप पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और आपको पता है कि दबाव बढ़ रहा है ट्रंप पे। जहाँ तक लारेजानी की शहादत है, ईरानियन लीडर्स ने तो कह दिया है कि एक शख्स की शहादत से उनका पूरा निज़ाम जो है वो डिस्टेबलाइज नहीं हो सकता। जाहिर है ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं, लेकिन ईरान, ना सिर्फ ईरान ने सर्वाइव किया आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद, बल्कि उसके बाद उन्होंने जंग को जारी रखा। तो इस वक्त मेरा ख्याल है जो चैलेंज सामने है ट्रंप के लिए वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान कंट्रोल कर रहा है। मेरा ख्याल है असली फोकस उस पर होना चाहिए अब। अच्छा डॉक्टर साहब, ईरान ने लारेजानी साहब की शहादत के बाद एक सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान दिया भी, क्लस्टर बमों से रात भर हमले होते रहे, इजराइल में भी, जीसीसी मुमालिक में भी तेज़ी हुए हमले। अगर ईरान का रिएक्शन भी यही रहता है और सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहता, मतलब मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया को भी इसी तरह, जहां वो अमरीकी एसेट्स को समझते हैं, निशाना बनाते हैं, तो फिर जंग ख़त्म होने का चांस क्या रह जाता है? जी, ईरान ने तो कहा है, ईरानियन लीडरशिप ने तो ये कहा है कि वो अली लारेजानी की शहादत का पूरी तरह से बदला लेंगे। और हमने देखा कि कल रात ईरान की बहुत ही शदीद किस्म के अटैक्स देखे हमने इज़राइल पे। तो मेरा ख्याल है ये तो शुरू का उनका रिएक्शन है, अभी ईरान का रिएक्शन आना है। तो अब मैं नहीं समझती कि जिस किस्म की एस्केलेशन हो रही है इज़राइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, जिसका जवाब दे रहा है ईरान, वो तो बिल्कुल जो भी कुछ कर रहा है जवाबी कार्रवाई के तौर पे कर रहा है, रिटेलिएशन के तौर पे कर रहा है। तो जंग के ख़त्म होने का तो कोई इस वक्त आसार नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। ट्रंप के अपने जो बयानात हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कभी वो एक चीज़ कहता है, कभी दूसरी चीज़ कहता है। लेकिन इज़राइल की तरफ से तो इज़राइल तो चाहता है कि ये तवील जंग हो और अमेरिका को वो अपने साथ मिला के जंग जारी रखे। अच्छा, अब ये बताएं कि जो ममालिक इस पूरी जंग में मतलब बैकग्राउंड में नहीं बल्कि फोर फ्रंट पे आके बिल्कुल सामने आकर मसालेहती किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान ही सर फहरिस्त है। और पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी यूनिक
पोजीशन में भी है। तो आज हमारे वज़ीर ख़ारजा रियाद भी जा रहे हैं, क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की कोशिशों से कुछ मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है, कुछ सेटल हो सकता है? देखिए, जो फरीक है इस जंग में वो तो अमेरिका, इजराइल और ईरान है। तो अगर कोई मीडिएशन होनी है तो वो तो उनके दरमियान होनी है ना। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो भी अगर एक आप कह लें कशीदगी अगर कम करने की कोशिश हो रही है तो उससे जंग तो नहीं रुकेगी ना। वो तो सिर्फ उस पे फोकस्ड है कि जो ईरान के अटैक्स हैं, रिटेलिएटरी अटैक्स अमेरिकन बेसिस पे या सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो ख़त्म होते हैं या नहीं होते वो एक अलग किस्सा है। लेकिन वो तो एक आप कह सकते हैं कि इट्स अ फॉल आउट, और उसका तो एक स्पिन ऑफ है जंग का। और वो जंग तो इजराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान है। उस पे तो कोई मीडिएशन की एफर्ट नहीं नजर आ रही। Okay, so you don't see उसके Pakistan इम्कानात कम having नजर आ any रहे हैं। kind बहुत of शुक्रिया आपका like that. डॉक्टर साहब। हाँ, और जाहिर है उन्होंने कहा जी ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मामलात हैं उनको तो फैसिलिटेट कर सकता है पाकिस्तान, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो मामला है उसमें तो देखते हैं क्या और कौन किरदार अदा करता है। खैर, दिस इज स्टिल, आपको पता है, डेवलपिंग स्टोरी। डेवलपिंग क्या मतलब, जंग चल रही है, जंग चल रही है, बस चले जा रही है। होना है, हर रोज कुछ नया होता है, हर रोज कोई बड़ी खबर और बुरी ही खबर सामने आती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम। अच्छा, एक बात करना चाहते हैं, कमेंट्री करना चाहते हैं कि सुनील गावस्कर का शुमार जो है ना उन क्रिकेटर्स में होता है जो कि इस खेल की दुनिया के लेजेंड्स माने जाते हैं, और इन कुछ ही गिने चुने लोग हैं उनमें से एक हैं जिनकी सब इज्जत करते हैं। और इसलिए कल जो उनका बयान सामने आया उसने क्रिकेट के फैंस को हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी कर दिया, और ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि जो इंडियन एक नैरेटिव है, भारतीय हुकूमत वाला जो तासुब है, वो किस किस शख्स में घुस के बैठ चुका है। अच्छा, पता है क्या, ये बस इंसान की हकीकत आया होती है जब माहौल इस तरह का मिलता है ना, ये हकीकी चेहरे सामने आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले ऐसे नहीं थे, बस इन्होंने अपने ऊपर पर्दे डाले हुए थे। लेकिन इन्होंने तो काफी डेकेड्स तक पर्दा डाला रखा। ऐसा ही था हुमा, जब वो माहौल परवान आपके इर्द गिर्द माहौल इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है ना, और परवान चढ़ा रहा होता है नफरत के जज्बात को, तासुब के जज्बात को, डिस्क्रिमिनेशन के जज्बात को, तो फिर आपका असली चेहरा सामने आ जाता है। इंग्लैंड की आपको पता है ना लीग है द 100, इसकी फ्रेंचाइज है सनराइजर्स लीड्स के मालिक ने, जो कि इंडियन है, एक ही पाकिस्तानी है अबरार अहमद, इसको टीम में शामिल किया। इंडियंस ने इतना वावेला किया, मतलब रोना पिटना लिटरली डला रहा सोशल मीडिया पर। कल इस मामले में एंट्री दी है सुनील गावस्कर साहब ने, जिन्होंने कॉलम में लिखा कि अबरार अहमद को मिलने वाली फीस भारतीयों के कत्ल में मदद देगी। अब ये सुनते जाइए कि मंतक क्या उन्होंने यहाँ इस्तेमाल की है। क्योंकि फीस से पाकिस्तानी हुकूमत को टैक्स दिए जाएंगे, जिससे हुकूमत असलहा खरीदेगी, जो बिलवास्ता तौर पर भारतीय फौजियों और शहरियों को कत्ल में इस्तेमाल होगा। इमेजिन, इतनी कोई बूमर किस्म की स्टेटमेंट है। 1902 में फंसे हुए जो बाबे हैं ना, आई एम सॉरी टू से, वो इस किस्म की अच्छा, इस चीजें पे हैं जो सोचते हैं। भारतीय इंतहा पसंदों ने वाह की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने, खास तौर पर इंग्लिश मीडिया ने, इस पर नाराजगी का इजहार किया। करना भी चाहिए। विजडन और टेलीग्राफ जैसे इदारे भी मानते हैं कि गावस्कर को क्रिकेट में सियासत को नहीं घसीटना चाहिए था, क्योंकि और गावस्कर को तो बिल्कुल ही नहीं घसीटना चाहिए था। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सबसे कर सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा भी मुंह बंद किए खड़ी रहेंगी और दीगर लोग भी बातें नहीं करेंगे। बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वो भी इसी कैंपेन का हिस्सा होंगे, आरएसएस की सालगिरह मना रहे होंगे। और कमाल की बात ये है कि जो खुद गावस्कर है ना, ये पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के भी हामी हैं और उनमें कमेंट्री भी करते रहते हैं, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान से मुताल्लिक बयानात भी एक दोस्त की हैसियत से वो देते हैं। मतलब तो अब हम ये समझें कि वो सारा जो था वो झूठ था, और आपने देखा कि ये इस वक्त सेंटिमेंट बड़ा इस किस्म का है तो इस तरफ चले जाते हैं, अभी सेंटिमेंट इधर जा रहा है तो इधर, तो आप खुद क्या और हैं? क्या 2+2 मतलब फिर करेंगे हम, 2 + 1 + 0.5 + 7 - 85 × 10 करके आपने जो इक्वेशन बनाई है ना कि अबरार को पैसे देकर करके वहां टैक्स देंगे, फलाना होगा, फिर धमकाना होगा और फिर ये होगा। वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, हम ये बात करते हुए ना, हम खुद आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि हमारे भी आई एम सॉरी चॉइस ऑफ वर्ड्स हमें बड़ा केयरफुल लेके हम यूज करें, क्योंकि हमारी भी एक उम्र गुजर गई है आपकी इज्जत करते हुए कि दैट यू वर ओके बट नॉट एनी मोर एट ऑल। बट दिस इज शेमफुल टू से द लीस्ट।
It is. ये फजूल और Sorry, it घटिया has to बात be है। said. अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। भट्टी साहब का तो आपको पता है मिलना जुलना भी रहा है, कब से भट्टी साहब दिहाइयों से स्पोर्ट्स साहब व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब हर किसी को ये हिंदुत्व बुखार चढ़ रहा है मतलब और हम वाकई ये सर चढ़कर समझे बोल रहे हैं। नहीं, हम वाकई भट्टी साहब ये समझें कि इनको वापस जाएंगे तो कोई डेंजर होगा इनके अपने मुल्कों में, और ये मतलब ये खौफ में आके ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर इनके दिल से बातें निकल रही हैं? पहले तो नहीं होती थी। देखें अब्दुल्ला रुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील गावस्कर को बेतहाशा दफा मेरी मुलाकात हुई दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट स्टेडियम्स में, और वो जब भी उनसे मुलाकात हुई वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में और पाकिस्तानी प्लेयर्स खासतौर पर इमरान खान और जावेद मियांदाद के बारे में अक्सर जिक्र करते और बहुत अच्छे अल्फाज में जिक्र करते रहे। लेकिन ये मुझे लगता है कि अब मोदी सरकार का जो एक बयानिया है उसको टो करने के लिए और बीसीसीआई और जय शाह की पॉलिसीज को टो करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, महाराष्ट्र से ताल्लुक है सुनील गावस्कर का, मुंबई में रहते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद वो अफोर्ड नहीं करते कि पाकिस्तान के फेवर में दो लफ्ज भी बोल सके। अच्छा, जिस अखबार में उन्होंने कॉलम लिखा मिड डे में, मैं भी मिड डे के लिए एक जमाने में लिखा करता था, और मिड डे के जो मालिक थे अंसारी साहब, मिड डे भी मुंबई का ही अखबार है, मिड डे के जो मालिक थे अंसारी साहब, अब वो अपना अखबार बेचकर वो बरतानिया शिफ्ट हो गए, तो अब उनके जो मालिकान हैं वो मुसलमान नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये गावस्कर की जो असल बोली है वो ये नहीं है जो हमने अबरार अहमद के बारे में सुनी। यकीनी तौर पर उनको कमेंट्री चाहिए, उनके बेटे रोहन गावस्कर को कमेंट्री चाहिए, और भारत में रिसेंट पास्ट में दो ऐसी मिसालें अब्दुल्ला रुमा मौजूद हैं, जब संजय मंजरेकर को बीसीसीआई ने कमेंट्री से हटाकर बैन कर दिया। हाशा भोगले आज आप देखें पाकिस्तान के बारे में वो भी ट्वीट्स करते हैं, तो हाशा भोगले भी ऑफ एयर हो गए थे। तो मेरे ख्याल में सुनील गावस्कर की जो दिल की आवाज है, शायद ये वो आवाज नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार को खुश करने के लिए, और चूंकि वो मुंबई में रहते हैं, वहां के लोगों को खुश करने के लिए, फिर मुंबई में उनके बेटे रोहन गावस्कर की क्रिकेट एकेडमी भी है, शायद वो ये अफोर्ड नहीं करते कि पाकिस्तान। हाँ, लेकिन भट्टी साहब ठीक है, फाइन, ये सारे आपने चैलेंजेस बता दिए हैं कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे, लेकिन एक इंसान ने अपनी एक जिंदगी गुजारी होती है, अपनी एक रेपुटेशन बनाई होती है, उसकी एक स्टैंडिंग होती है, आप कैसे दाव पे लगा देते हैं? एक उनका एक रुतबा है, ना सिर्फ इस गेम में है, उनका किरदार भी बड़ा अच्छा रहा है, इन द सेंस कि एक दफ़ा जब हम भी जीते थे वर्ल्ड कप, कोई बहुत पुरानी बात हो रही है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग भट्टी साहब, आप हमें याद दिलाएं कि ये पाकिस्तानी टीम के साथ मिलके इन्होंने काफ़ी जश्न मनाया था और कहीं ट्रैवल भी किया था। आई डोंट रिकॉल इस किस्म की बात, आप हमें बता सकते हैं? उन जज्बात से यहाँ आना, दैट्स अ ह्यूज जंप, मतलब सब कुछ ही बदल गया। फिर तो पूरी ज़िंदगी इनकी क्या थी? वो झूठ था या अब झूठ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये झूठ है जो इस वक्त बोल रहे हैं। और आप बात करिए 92 वर्ल्ड कप की, मुझे याद है 92 वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर एक जो फॉरेन चैनल था उसमें बैठे हुए थे, वही उस जमाने में पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप के मैचेस टेलीवाइज कर रहा था, और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में और पाकिस्तान के बारे में सुनील गावस्कर ने जितनी बातें की, उसके बाद जब पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली तो उनको मदऊ किया गया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो पाकिस्तान आए थे या नहीं आए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने सुनील गावस्कर को पाकिस्तान मदऊ किया था। अच्छा, देखिए, मैंने जिस तरह बताया कि मेरी उनसे बेतहाशा मुलाकातें हुई, लेकिन अभी सितंबर में, अब से 6 महीने पहले एशिया कप में जब मैं गावस्कर से मिला और भारत के बहुत सारे लोगों से मिला, ये वो टाइम था जब मई में जंग हो चुकी थी। मैंने देखा कि पहले गुजरते हुए, नाम से जाहिर है वो बड़े आदमी है, मुझे शायद ना जानते हो, लेकिन वो इस्माइल पास जरूर करते थे। इस बार वो साइड से गुजर गए और उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसी तरह बहुत सारे भारतीय सहाफी जो थे जिनसे हमारे साल से ताल्लुकात थे, हम दुनिया के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में, इंडिया पाकिस्तान में मिलते रहे, वो भी उनकी गुफ्तगू में भी, बातों में वो गर्मजोशी नहीं थी। फिर मैं आपको रिसेंट पास्ट में एक और मिसाल बताऊं कि वसीम अकरम पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है
वसीम अकरम पिछले दिनों जंग के फौरन बाद अमेरिका में मेजर क्रिकेट लीग हो रही थी, वहां उनका कमेंट्री में असाइनमेंट था। तो जब वो जंग खत्म हो गई तो वसीम अकरम से भी वो असाइनमेंट वापस ले लिया। अभी यूएई में ILT20 हुई, 6 में से 5 टीमें इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स उसके इंडियंस थे, किसी में पाकिस्तान को नहीं लिया गया। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए और मोदी सरकार को खुश करने के लिए ये सारी कहानी घड़ी जा रही है, लेकिन शायद उनके दिल की आवाज नहीं है जो हम माजी में जिस सुनील गावस्कर को जानते हैं। अब ये बात है ना कि या तो खामोश रहते थे, जरूरी नहीं था कुछ इजहार ख्याल करना, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं होगी ना खामोश रहने लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं थी, इजहार ख्याल भी किया और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार भी किया। बहुत शुक्रिया आपका, और प्राइमरीली अबरार के खिलाफ बहुत शुक्रिया। और ये लोग जब बैठते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और हमारे पुराने क्रिकेटर्स, और हाई फाइव्स चल रहे होते हैं, गप्पे चल रही होती है, मतलब अगर ये सोचे हैं तो फिर छोड़े, मतलब अब फिर छोड़ो, क्या बैठना, क्या बातें करना, बिल्कुल ही खत्म कर दो। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अच्छा, तालिबान सुप्रीम कोर्ट के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। इस बारे में भी खबरें आ रही हैं और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तानी उलमा कराम से भी मुतालबा किया है कि वो भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करने का फतवा जारी करें। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये देखिए कि मामला किस नहज पे ले गए हैं तालिबान। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ये जो मुतालबा है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करने का फतवा जारी करें पाकिस्तानी उलमाए कराम से, बड़ी ओडासिटी है, बड़ी हिम्मत है, ये किस हैसियत में किया गया इनकी तरफ से? गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के उलमा का मौक़िफ़ था, वो इन हज़रात ने बिल्कुल उसकी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, जो बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है, उसके पीछे मौजूदा अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसके बाद जिम्मेदारों का हाथ है। ये साहब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के एक जज है और इनसे मेरा सवाल है कि जिहाद, इन्होंने सिर्फ लफ्ज़ जिहाद पढ़ा है या सुना है? जिहाद जुल्म के खिलाफ होता है। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है या अफगानिस्तान के ऊपर हो रहा है? आप रोजाना अफगानिस्तान से खुद के हमलावर पाकिस्तान भेजते हैं, आप रोजाना अफगानिस्तान से मास्टर गोले पाकिस्तानियों पे मारते हैं। अभी 2 दिन पहले बाजोड़ के अंदर 4 भाई शहीद हुए हैं जो रोजेदार थे। आप हमारी मस्जिदों के अंदर खुद के हमलावर भेज रहे हैं। अभी ये जो इस्लामाबाद में हुआ था इमाम बारगाह में मस्जिद में, वो सारे लोग सजदे में थे, 40 लोग शहीद हो गए। तो पहली बात तो ये है कि इंसाफ को कोई बताए कि जिहाद कुरान और सुन्नत के मुताबिक किसको कहा जाता है। जिहाद जुल्म के खिलाफ होता है जो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के उलमा पैगाम पाकिस्तान में पाकिस्तान के 15,000 उलमा मुत्तफिका फतवा दे चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी करेगा उसके खिलाफ हमारी फोर्सेस, हमारी फौज, हमारी पुलिस उस जुल्म के खिलाफ जो रद्द अमल देगी वो जिहाद होगा। हमारी फौज ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है। हमारा आयन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। लिहाजा पाकिस्तान के हवाले से ये बात, और ये बात वाज़ेह है, ये आज नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के खिलाफ फतवे तो 40 साल से दे रहे हैं। इन्हीं के फतवों की बुनियाद पर बेचारे नौजवान अब तो साबित हो गया कि उनको नशे दे के और उनको मुख्तलिफ ड्रग्स दे के ये पाकिस्तान में खुद के हमलों के लिए भेजते हैं। तो इसकी अब मैं आपके जरिए मुल्ला हैबतुल्लाह साहब को कहता हूँ कि इस्लाम का फैसला उलमा इस्लाम करेंगे ना, इस्लाम का फैसला कुरान और सुन्नत करेगा। आप दुनिया इस्लाम के 20 उलमा को मुंतखब कर ले, 30 को कर ले, 50 को कर ले और हम मक्का मुकरमा में बैठ जाए, हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाए, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी बात रख लेंगे, उनसे फैसला करवा लेते हैं। हम ये बात इनसे 2 माह से कह रहे हैं, ये कभी इस तरफ नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने दहशत और वहशत का नाम जिहाद रखा है। पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया सर, वक्त की हमारे पास किल्लत है। अभी एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक।
अच्छा, ईद पे ऑब्वियसली लोग ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, जहाँ फैमिलीज होती हैं, अक्सर फैमिली के साथ नहीं रह रहे होते, तो ईद इज़ दैट वन मौका वेयर पीपल डू ट्रैवल एंड मेक एन एफर्ट टू मीट ईच अदर। हाउएवर चांद नवाब कहते हैं ना, अपनों में ईद मनाने के लिए, अपनों में ईद, मतलब गैरों में नहीं मनानी, हमने अपनों में मनानी है। लेकिन हो ये रहा है कि ट्रेन में घंटों की ताख़ीर से मुसाफिर जो हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक कि कराकोरम एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन समेत अच्छी और बेहतर समझी जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। और ये वो ट्रेनें हैं जिनका किराया कराची से लाहौर तक 15,000 तक पहुंच चुका है। और मुसाफिरों ने शिकायत की है कि ट्रेन अचानक किसी स्टेशन पर भी खड़ी हो जाती है और उसके बाद अपनी मर्जी से हिलती है, फिर नहीं पता होता कि क्या है, आपकी मर्जी और कोई नहीं, गाइड करने वाला भी नहीं होता। ट्रेन की मर्जी है और ट्रेन के ड्राइवर की मर्जी है। ऐसा ही है, सही है। लेकिन क्या खूबसूरत सफ़र होता था हमारे बचपन तक ट्रेन का, और हमने बहुत अरसे किया है और बड़ी मेमोरीज बनती थी, पर्टिकुलरली जब सब बहन भाई होते थे और अम्मी खाना बना के साथ लेके जाया करती थी। ट्रेनों में काफ़ी वैसे पिकनिक टाइप एक स्टेपल होता था, पुलाव तो होता ही था। और इर्द गिर्द के लोग भी शेयर करते थे। हाँ, अगर आपके केबिन में या आपके वो जो बॉक्स आपने लिया हुआ है उसमें यू शेयरिंग विद समवन एल्स, तो देयर वाज अलग माहौल। और फिर ईद पे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो वो मोइन अख्तर का एक आइकॉनिक किस्म का ड्रामा ईद ट्रेन याद होगा, मतलब वो याद आ जाता है। और अगर आपने वो नहीं देखा हुआ, नई जनरेशन ने कहाँ देखा होगा, वॉच इट। आई मीन वो एक टाइमलेस ह्यूमर है उसके अंदर। इन एनी केस जी, क्या हालात हैं और क्या हालात हैं और टिकट्स के क्या चार्जेस हैं, ट्रेनों का स्केड्यूल का क्या हशर हो रहा है। जमात जोकियो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और हिरा बतूल ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। जमात, सबसे पहले तो आपने, और ये 15,000 वाला जो मैंने अभी जिक्र किया था, 15,000 तक के टिकट हैं, 15,000 सबसे ज़्यादा टिकट है या फिर इससे ज़्यादा भी होता है? ये तो सबसे जो महंगी टिकट्स में से उनमें से शुमार इसका होता है। और इसके अलावा डिलेज़ की आपने बात की, बिल्कुल पाक बिजनेस जो कि एक अच्छी ट्रेन समझी जाती है, कल वो 9 घंटे ताख़ीर का शिकार थी। शाम 4 बजे उसको निकलना था, वो रात 1 बजे निकली है। वो क्योंकि जो शालीमार एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ था चंद रोज़ कबल, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 5 घंटे अप एंड डाउन दोनों ट्रैक जो थे वो बंद हो चुके थे। और रेलवे हुकाम से हमने बात की, उनका कहना था कि अगर 5 घंटे का मतलब ये होता है कि जो इम्पैक्ट होता है उसका डबल आता है। कल भी हमने देखा कि 9 घंटे जो ट्रेन डिले थी, आज भी जो है वो उसको 4 बजे निकलना था, मगर वो 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है और वो 7 बजे निकलेगी। कल यहाँ से तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन निकली जो कि 7:30 बजे निकली, उसको भी चंद घंटे पहले यहाँ से रवाना होना था, उसमें भी ताख़ीर का शिकार, वो भी ताख़ीर का शिकार हुई। अभी तेज़गाम की अंदर हम मौजूद थे तो अनाउंसमेंट चल रही थी, 5:30 बजे उसको निकलना था, वो 6:20 पर निकलेगी, वो भी ताख़ीर का शिकार है। ईद का मौका है, बिल्कुल कराची फुटफॉल के एतबार से सबसे बड़ा पाकिस्तान रेलवेज़ का स्टेशन है और यहाँ पर लोग अपनों में ईद मनाने जाते हैं, बहुत रश है अंदर भी अब भी, और ट्रेन जो हैं वो ताख़ीर का शिकार है। और बताया जा रहा है कि चंद रोज़ मज़ीद लगेंगे क्योंकि जो नौशहर फ़रोज़ में एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से जो है वो ट्रेन। अच्छा जमाल, ठीक है, ओके फाइन, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीज़न भी वैलिड है, इसलिए ताख़ीर है सब कुछ, लेकिन गाइड क्यों नहीं करते? मुसाफिरों को क्यों नहीं पता होता कि जी अब हमारी ट्रेन 4 घंटे बाद चलेगी? वो ट्रेन स्टेशन पे आके ख्वार ना हो। हाँ, आज के दौर में जहाँ आप मैसेज कर दें आप कि देयर आर 1000 वेज टू टेल देम। जी बिल्कुल, वहाँ से जो शेड्यूल आता है कि एक्सपेक्टेड ट्रेन का डिपार्चर या अराइवल ये होगा, वो भी टेंटेटिव होता है, वो हतमी नहीं होता। अगर वो बताया जाता है कि 2 घंटे ताख़ीर होगी तो वो ज़रूरी नहीं होता कि 2 घंटे ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। बाज़ों का ऐसा भी होता है कि 2 घंटे बताया जाता है, उससे ज़्यादा भी वक्त लग जाता है उनके। उसके बाद यहाँ पर एक तो ट्रैक के अलावा दीगर मसाइल भी यहाँ पर मौजूद है। ज़राए बताते हैं कि जो पावर वैन्स होती हैं उनके भी कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट होती है कि एक ट्रेन आएगी तो उस वजह से फिर दूसरी ट्रेन जो है वो तैयार की जाएगी। अब क्योंकि पहली ट्रेन ही ताख़ीर का शिकार हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली, तो फिर वो जो दूसरी ट्रेन निकलनी होती है, पूरा डोमिनोज इफेक्ट होता है, पूरा सिस्टम दरहम हो जाता है। इसी तरह से वो साइकिल चलता है। हिरा, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? एंड ऑल्सो आई सॉ अ फ्यू वीडियोज़ जहाँ पे लोग बड़े कंप्लेन कर रहे थे कि सफाई सुथराई जितनी कोई वीडियो जो सोशल मीडिया कैंपेन्स नज़र आती हैं उसके करीब भी नहीं है। गंदगी है, बर्थे साफ नहीं है, पानी नहीं है अवेलेबल कुछ कैबिन्स में। जी यहाँ पे ऐसी इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नहीं है। यहाँ पे जो लाहौर का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे सफाई है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे सफाई है। और जो बात है कि यहाँ पे ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कुछ रोज़ खबर 15 मार्च को एक एक्सीडेंट हुआ था शालीमार एक्सप्रेस अब 27 का,
तो उसकी वजह से जितने भी जो ट्रैक है जो कराची से लाहौर जा रहे हैं, जो लाहौर से कराची जा रहे हैं, तो उनको तख़ीर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको स्केजुअल में वापस वैसे आने में उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि अभी इस जो एक्सीडेंट हुआ है इसका अभी इतना टाइम नहीं हुआ, वो 15 मार्च को है। और कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जैसे जाफर एक्सप्रेस, वो भी लेट हो रही है। वो जो ट्रैक जो कि कोयटा से पेशावर तक जाते हैं, उनके भी वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से वो वाली ट्रेन सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से लेट हो रही है। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है। एक तो माइक ज़रा ऊपर कीजिएगा हेरा, आपकी आवाज़ जो है वो सही तरह आ नहीं रही। दूसरा, ट्रेनों के हालात बताएं। आपने मतलब रेलवे स्टेशन का भी बता दिया, ज़रा ट्रेनों का भी बताएं। कोई लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन ट्रेन्स भी चल रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, कुछ ट्रेन्स हैं जो कि प्रॉपर चल भी रही हैं, जैसे कि तेज़गाम और इस तरह दूसरी ट्रेन्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं उनको तख़ीर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेन्स होती हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, वो कराची से लाहौर और लाहौर से कराची या फिर कोयटा वाली साइड पे करते हैं, तो उन सब पर जो ट्रेन्स हैं उनको तो डेफिनेटली तख़ीर का सामना हो रहा है। जैसे आज वो है बिजनेस एक्सप्रेस, वो 6 घंटे लेट हुई है, और इस तरह जाफर एक्सप्रेस भी 6 घंटे लेट हुई है, लेकिन कुछ ट्रेन्स ऐसे हैं जो कि मामूल स्केड्यूल के मुताबिक ही चल रही हैं। अच्छा ज़माना, आपसे हम जानेंगे कि एक तो हम ट्रेनों की सफाई की सूरत हाल पूछ रहे थे, नॉट द स्टेशन तो साफ़ ही होते हैं निस्बतन, लाहौर का स्टेशन तो बड़ा आइकॉनिक है। सो ट्रेनें मेंटेन हों, उसमें प्रॉपर सफाई सुथराई हो, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो लोगों से पूछने का। और ट्रेन्स क्या आजकल फुल जा रही हैं, मतलब पैक्ड हैं, लोग अभी भी सफ़र करें? दिस इज़ द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रेवल फॉर पीपल। जी बिल्कुल, अगर बसेस की हम बात करें तो उनके किराए तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। लोग जो है वो प्रेफर करते हैं ट्रेन में सफ़र करना। इस वक्त भी यहाँ पर अंदर अगर हम आपको दिखा सकते तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लोग बिल्कुल प्रेफर कर रहे हैं, ट्रेन जो है वो बुक जा रही हैं। सफाई सुथराई की आपने बात की, स्टेशन तो यहाँ पर साफ़ सुथरा है, मगर जो ट्रेन प्राइवेटाइज़ कर दी गई हैं, जिनके टिकट्स जो निस्बतन महंगे हैं बाकियों से, उनमें सफाई सुथराई का एहतमाम जो है वो बेहतर है, वहाँ के सफाई सुथराई होती है। मगर जो सरकारी ट्रेन्स हैं, पुरानी ट्रेन्स हैं, उनमें अभी भी उस तरह के इंतजामात नहीं होते, उनकी कंडीशन भी जो है वो ख़राब होती है। सफाई के अलावा वो ट्रेन की जो अपनी कंडीशन है वो भी ख़राब होती है। इसी हवाले से पाकिस्तान रेलवेज़ ने बड़ी कोशिशें की कि तमाम तर ट्रेन्स को जो है वो प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, मगर मुतअद्दिद कोशिशों के बाद भी मतलब वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शायद वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ ये जो है ट्रेन्स अभी भी सरकारी हैं, वो मुकम्मल तौर पर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नहीं दी गई। अगर वो हो जाती तो उन ट्रेन्स में हमने देखा है कि सहूलियात जो हैं वो बेहतर हैं, खाना वहाँ पर बेहतर मिलता है, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, मगर जो रवायती तरीक़ों से ट्रेन चल रही हैं उनमें काफ़ी खामियां हैं उनके। अच्छा हेरा, आप बताइएगा लाहौर में क्या फुल चल रही हैं ट्रेनें, मतलब कैपेसिटी ऑन देयर फुल कैपेसिटी चल रही हैं या अभी भी जगह हैं? क्योंकि पिछले सीजन्स में हमने देखा है ट्रेनों की एडवांस बुकिंग होती थी और बिल्कुल टिकट्स ईद के करीब अवेलेबल नहीं होते थे। अगर अभी किसी को टिकट लेना है तो मिल जाएगा टिकट? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही हैं वो इसीलिए चलाई जा रही हैं क्योंकि ईद का मौका है, तो हर किसी ने अपने आबाई इलाकों में जाना होता है, तो डेफिनेटली लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस लोड को कम करने के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और अभी अगर बुकिंग जो आपने बात की तो अभी भी बुकिंग मिल सकती है, क्योंकि वो स्पेशल ट्रेन चलाई इसलिए गई है ताकि कोई भी ऐसा ना हो जिसने अपने आबाई इलाके में जाना हो तो उसको टिकट ना मिल सके, इसलिए वो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। शुक्रिया आपका। ऑलराइट, गॉट इट, बहुत शुक्रिया हेरा बतूल एंड जमार। अच्छा जी, अब हम ज़रा वो एक जो, बल्कि मैं ऐसे कहूँगी पूरी इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है इस हवाले से कि व्हाट इज़ दिस फिनोमेना कॉल्ड कश्मीरी चूड़ियाँ। हम अभी तक फंसे हुए हैं। अभी मेरे सामने फेसबुक पे पोस्ट आई थी, तो दिखाई क्यों नहीं? बस वो रह गई, दिखाते दिखाते रह गई। आई स्टिल डोंट नो व्हाट दैट इज, लेकिन बड़ी डिमांड है भाई उस चीज़ की। और कराची के बाजारों में भी इस बार चूड़ियाँ हाँ बड़ी धूम मची हुई है। ख़वातीन मुख्तलिफ डिज़ाइन की चूड़ियाँ तलाश कर रही हैं। वलीद अहमद है ना, पता है किसी मूवी में कोई चीज़ देखी जाती है और फिर वो हिट हो जाती है वहाँ से और फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है। वलीद टू ब्रिंग सम फॉर यू एज वेल। थैंक यू, फाइनली यू गॉट इट। वलीद बताएं।
मशरकी लिबास के साथ चूड़ियाँ नागुज़ीर तस्वुर की जाती हैं और हर बार ईद पर कोई नया फैशन आता है, कोई नई चीज़ आती है। इस बार ये कश्मीरी चूड़ियाँ आई हैं। जो भी बाजार आ रहा है वो इन चूड़ियों के बारे में पूछ रहा है। इस वक्त हम जामा क्लॉथ पर मौजूद हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं और ग्राहकों से भी गुफ्तगू करते हैं। ये आजकल वायरल हुई हुई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बच्चियाँ देख रही हैं मोबाइल वगैरह पे, तो वो जिद कर रही हैं यही चाहिए। अब वो चाहे 2000 की हो चाहे 1000 की हो। पाकिस्तान में तो यहाँ में जो ट्रेंड आता है वो फौरन इन हो जाता है और कश्मीरी चूड़ियाँ भी इन हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कश्मीर की सकाफत है और कश्मीर नाम है, कश्मीर से हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। लड़कियां तो बाजार में कश्मीरी चूड़ियां तलाश कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के भी हैं जो कश्मीरी चूड़ियां खरीदने के लिए आए हैं जामा क्लॉथ मार्केट। इनसे हम बात करते हैं। आप ये चूड़ियां क्यों खरीद रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं? आजकल जो है ना कश्मीरी चूड़ियों की बहुत मांग है, तो इस वजह से हम इधर आए। हमारे घर वालों ने भी मांग आए तो हम भी इसके लिए निकल गए और वो जो है ना उधर मिलता है। ये कितनी इसकी कीमत होती है और कितने तक में ये फरोख्त हो जाता है? बार्गेनिंग भी तो होती होगी। जी जी बिल्कुल होती है। 1000-1200 रुपए का बिक रहा है ये। सोशल मीडिया पर कश्मीरी चूड़ियां वायरल तो बहुत है, लेकिन हर जगह ये दस्तयाब नहीं है। इसीलिए मार्केट में जो भी आ रहा है, अगर उसे ये कश्मीरी चूड़ियां कहीं मिलती हैं तो वो फौरी तौर पर अपने लिए भी ख़रीदता है और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भी ख़रीदता है। और कराची से ये चूड़ियां मुल्क के दीगर शहरों में भी भेजी जा रही हैं। थैंक यू वलीद, आपका इंटरेस्ट देख के तो बहुत ही हैरान भी हो रही हूँ। अच्छा, हमने 2 बार अपने कॉरेस्पॉन्डेंट सुन लें, इसलिए 2 बार अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हमने कहा किसी को कि हमें बताएं कि क्या आएंगे, तो दोनों बार लड़के ही थे जो हमारे गए हैं। Why hasn't any girl gone out? अभी तो ये तो रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो मतलब पहले ज़मानों में तो लड़कों का चूड़ियों से ईद पे इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि स्टॉल भी लगाया करते थे, क्योंकि लड़कियाँ आ रही होती थी। लड़कियाँ आ रही होती थी नेचुरली। तो you know that's very innocent and natural, that makes sense. However, अभी भी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अब मुझे लग रहा है अब्दुल्ला, आम चूड़ियाँ कड़े बीच में डाले हुए हैं जिनमें वो घुंघरू फुमन लगे हुए हैं। That is it. There is nothing. एवं इसको 1000-1500 और ये करके बेच रहे हैं, वरना कोई कोर की चीज़ और नहीं है। आम चूड़ी है, लाइट कलर में ले लें, साथ फुमन वाला वो कड़ा डाल लें, हो गई आपकी कश्मीरी। भाई ईद तो अपनों के साथ होती है। और अभी मैं ज़रा एक्स ब्रेक में देख रहा था तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़, उन्होंने इमरान खान के साबिक़ अहलिया के जवाब में लिखा कि हम ईद पे इमरान खान साहब की कॉल अरेंज कराएंगे उनके बेटों के साथ। ये कहाँ से बात आई? ये वैसे अपनों से ईद मनाने की बात हो रही थी। अच्छा, I'm gonna call out to all our women correspondents. लड़कियाँ जैसे हिरा भी थी हमारे साथ थी और इस्लामाबाद से भी हमें इतनी ज्वाइन करती हैं, इवन फ्रॉम पेशावर। प्लीज़ हमें कोई रिपोर्ट बना के भेजें जिनमें आप पहने वो चूड़ी और हमें दिखाएं कि वो क्या होती है और ज़रा डिफरेंस बताएं। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कश्मीरी चूड़ी एंड रेगुलर चूड़ी। ये हुमाने डिक्लेयर किया भी लड़कों नहीं, गाइस आर नॉट गेटिंग इट। आई डोंट थिंक दे आर जस्ट शोइंग अस एनी चूड़ी एंड खरीदने जा रहे हैं लड़के भर कॉलिंग इट अ कश्मीरी चूड़ी। हाँ, मतलब कुछ ये एम ही नहीं कि घर वालों को कहा दो हाँ यही थी कश्मीरी। नो, अगर इतनी वायरल हुई है, इतनी मशहूर हुई है, तो क्या है एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? लड़कियों प्लीज डू इट फॉर अस। थैंक यू। ब्रेक के बाद मिलते हैं। 3 हफ्ते होने को हैं जी और फ़िज़ाई निज़ाम मुकम्मल बहाल ना हो सका। ईद पर आने जाने वालों की परेशानी जो है ना वो अरूज पर है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम दैट पीपल लाइक टू मीट ईच अदर और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग हो रही होती है। यूएई वालों की तो हिम्मत है, वो तो फिर गल्फ के तो सारे पाकिस्तान आ रहे होते हैं, फिर अमेरिका कनाडा टाइप भी आ रहे होते हैं। वो ईद के इर्द गिर्द डिज़ाइन करते हैं अपना हॉलिडे। जरिए आ रहे होते हैं, ज़्यादातर दुबई से आ रहे होते हैं या दोहा से आ रहे होते हैं। हाँ, वो रूट तो वही बनता है। सो दुबई में तो प्रीटी मच इट्स नॉर्मल नाउ। मतलब पाकिस्तान की जो फ्लाइटें थी, पाकिस्तान का जो फ्लाइट ऑपरेशन था, it has been normal since quite some time now, लेकिन दोहा has not been operational. दोहा ने कल से शुरू किया या आज से शुरू किया। वो शुरू करते हैं फिर बंद करना पड़ जाता है। दुबई में तो यही चल रहा है। आज भी पाकिस्तान से आपको बता दें कि मशरक़ वस्ता जाने वाली कोई कितनी 83 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं और इस तरह 19 दिनों में कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स की तादाद जो होगी है वो है 2146। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम रोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रोगर साहब, व्हेन वी से कि ये 83 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, बहरीन नहीं काम कहाँ की बंद हुई? देखिए, जो अगर हम डेड पे बात करें तो बहरीन कंप्लीट बंद है, कुवैत मुकम्मल बंद है, दमिश्क बंद है, इसी तरह बगदाद बंद है। ये 4 तो मुल्क बिल्कुल ही ज़ीरो पे हैं। तकरीबन आज तीसरा हफ्ता होने वाला है।
तो बात अगर हम कतर की कर रहे थे, दोहा जो है वो ऑपरेशन 18% पे आ गया है कल परसों से। ओके, दोहा बड़ी यानी तेजी से। ये रूटीन फ्लाइट नहीं है इनकी, ये कहते हैं कि हमारी स्पेशल फ्लाइट्स हैं जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग आ रहे हैं उनको करने के लिए ये वो कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो बेहतरीन जा रहा है इस खित्ते में, और हमले भी सबसे ज़्यादा यूएई पे हो रहे हैं, एमिरेट्स पे हो रहे हैं, लेकिन वो मैनेज भी कर रहे हैं। तो परसों जो था वो 18% पे था दुबई एयरपोर्ट का ऑपरेशन, फ्लाइट्स जो उनकी उड़ रही थी, बट पाकिस्तान नॉर्मल लेकिन वापस वो आ गए थे कल 7% पे। उसके बाद आज फिर वापस आज 18% पे तकरीबन पहुंच गया है दुबई, और सबसे बेहतर जा रहा है जो एमिरेट्स तो जा ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो इत्तेहाद है वो भी बड़ी तेजी से यानी ऊपर जा रहा है। अच्छा, वहाँ से वो एग्जिट तो कर रहे हैं, चले इत्तेहाद एमिरेट्स, यहाँ से कोई फ्लाइट्स जा रही हैं दुबई? वही फ्लाइट जो है वो जाती भी है, नॉट आवर लोकल फ्लाइट, लेकिन नहीं लोकल भी जा रही हैं। हमारा जो जितनी एयरलाइन है, निजी एयरलाइन जितनी भी हैं हमारी सारी वहाँ जा रही हैं, बड़ी तेजी से जा रही हैं सबसे ज़्यादा। बल्कि ऑपरेशन अगर आप कहें कि दुबई में जो अल फजीरा था वो हमारी निजी एयरलाइन ही चला रही थी। आज उसकी 8 फ्लाइट कैंसिल हुई। जो कल सिचुएशन हुई अल फजीरा की, ये जा रहे हैं अलायन पे, अलायन भी वस्त में है, करीब तरीन है, तो लोग वहाँ ज़मीनी रास्तों से अलायन पहुँचेंगे, वहाँ से हमारी जो फ्लाइट अलायन से नज़दीक है अबू धाबी वगैरह, वो आप जा सकते हैं। तो बहरहाल जो इत्तेहाद 25% पे आ गया है, अबू धाबी एयरपोर्ट अगर आप कहें तो, अब दुबई 18 पे है, और इसी तरीके से शारजा जो है वो 20% पे है। तो मकसद 20% बहुत है ऐसी सूरत में जब आपके मिसाइल गिर रहे हैं। और अगर आपको पता है ये वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए, फाइनली जब ये जहाज उड़ जाते हैं हवा में, इनको कोई कवर मिलता है, कोई फाइटर जेट्स इनके साथ होते हैं, मतलब कैसे ये? नहीं, इनका कोई थर्ड पार्टी एग्रीमेंट हमने सुना था 2 हफ्ते पहले के बीच में किसी ने एग्रीमेंट कराया है। वो ये था कि हमारा एमिरेट्स जो है, अमारात जो है, वो इनको फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पर हमलों के लिए, और ये उनको जो छूट देंगे कि उनकी जो एयरलाइंस एयर कॉरिडोर है उसको ओपन करेंगे और उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये था, तो ऐसा कोई वो नहीं मिलता उनको कवर्ड, लेकिन ये है कि अलर्ट आ जाता है तो डाइवर्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी होता है, जैसे भी परसों रिसेंटली हुआ तो 65 फ्लाइट्स जो थी वो डाइवर्ट हुई। भाई एमिरेट्स जो दुबई आनी थी वो टोरंटो से जो चली थी वो पेरिस में उतर गई, और फिर वो सारा जहाँ इनका सेटअप होता है डाइवर्ट कर, वो 6 घंटे बाद दोबारा दुबई के लिए चली। हमारे कल एमिरेट्स की एक एयरपोर्ट पे नहीं एक वाकया हुआ था। अच्छा, तो बेसिकली वो हर 2 घंटे की अपडेट्स, इवन इफ यू आर इन द एयर, तो वो मिलती रहती है। फौरन उनका वार्जी इशू होता है। जैसे टोक्यो की फ्लाइट थी, वो कराची उतरी 20 घंटे यहाँ। अच्छा, हमारी अब डोमेस्टिक फ्लाइटों पे आ जाए, इतने रेट बढ़ गए। देखिए, तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपए फी टिकट लोकल बढ़ाया गया है अगर आप देखें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऊपर, और अगर आप जाएं इंटरनेशनल के ऊपर तो 30,000 से 1.5 लाख तक का जो वो बढ़ा है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ आई वो ये कि जो आपके जो ट्रेनिंग्स हो रही थी, जो पायलट्स बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके भी जो है वो रेट बढ़े हैं। तकरीबन जहाँ फ्यूल इस्तेमाल होता है, फ्लाइंग होती है, तकरीबन उनका भी काफ़ी जो है वो लॉस हुआ है। अच्छा, फेयर्स की हमने बात कर ली, आपने पायलट्स ट्रेनिंग का भी जल्दी से पायलट्स ट्रेनिंग का वही बताया कि तकरीबन उनका 10 लाख रुपए उनका खर्चा बढ़ जाएंगे पूरी ओवरऑल उनके कोर्स के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। वो फ्लाइंग आवर्स वगैरह भी उन्होंने कंप्लीट करने होंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दिस अपडेट, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने शो के आगाज़ में आपको बताया कि ये आज बड़ा ओवरकास्ट है कराची में भी, तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना पता करें कि ईद के दिनों में क्या मौसम रहेगा, बिकॉज वी वुड हैव लाइक दिस मौसम टू बी ऑन ईद। को 2-3 दिन पहले आ गया हमारे लिए तो ये मौसम। लेकिन जी, लाहौर में भी बारिश हुई है, आपको पता है कि मौसम बड़ा अच्छा हो गया, बारिश होती रही है भाई। इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही थी। लेट्स टॉक अबाउट द वेदर। अजीज बेगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सर। सर बताइएगा, आज तो कराची में भी ओवरकास्ट है, ठंडी हवा है, लाहौर में बारिश, इस्लामाबाद गिरदोनवा में, ये चलेगा ईद तक सिलसिला या फिर दोबारा जो शदीद गर्मी पड़ रही थी पिछले कुछ दिनों में वापस आ जाएगी वो? अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो वेदर सिस्टम चल रहा है ये मुल्क में तकरीबन 20 तारीख तक बरकरार रहेगा। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में ये आज और कल तक है, और कराची में भी थोड़ा सा डिले हो गया। एक्सपेक्ट तो हम इसको आफ्टरनून में कर रहे थे, पर तब लग रहा है कि ये थोड़ा सा अर्ली नाइट में इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त जो मेन आप कह लेंगे कोर ऑफ क्लाउड्स है वो बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट के साथ साथ मूव कर रही है, और कुछ हिस्सा इसका बलूचिस्तान के ऊपर बारिश बरसा रहा है, और काफ़ी जगहों पर जो है वो काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। और ये सिलसिला जो है 2 दिन का तो है, लेकिन जो अगर आप वेदर की बात करते हैं तो ईद के दिनों में वेदर जो है काफ़ी प्लेजेंट रहने वाला है। हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर मोस्टली 31 से 33 के दरमियान में रहेंगे।
स्काइज पे कोई हल्के फुल्के क्लाउड्स भी रहेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि हफ्ते वाले रोज कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं जैसे सुरजानी या आप कह लें बहरिया टाउन आपका घर, और उसके साथ साथ जो है बिडाप के एरिया में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है हफ्ते वाले रोज। हफ्ते वाले दिन वहाँ बारिश का इम्कान है? जी जी बिल्कुल। और कितनी बारिश हो सकती है? आउटस्कर्ट्स में है, कुछ ज्यादा तेज नहीं है, पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। ये अंजुम साहब, ये आपने जरा बता दें, वजाहत कर दें कि ये अब्दुल्ला के घर पे ही बारिश होगी या बाकी कराची में भी होगी? मैंने यही बात की कि कराची के जो नदन आउटस्कर्ट्स हैं जिसमें सुरजानी हो गया, और जो साहिल समुद्र पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? बस ठंडी हवा, प्लेजेंट मौसम को एंजॉय करेंगे। वो प्लेजेंट मौसम को एंजॉय करेंगे। अच्छा, लाहौर वगैरह का बता दें, इस्लामाबाद का, और ऊपर पहाड़ों पे तो अभी तक बर्फबारी भी हो रही है। हाँ, वो बारिशों का बताएं पहले तो। ये लाहौर में जो बारिश हुई है और मौसम बड़ा ही प्लेजेंट है, ये रहेगी बारिश? जी, ये सिलसिला 20 तारीख तक बरकरार रहेगा। मुल्क के अक्सर इलाकों में 21 से जो है वो ऑलमोस्ट क्लियरेंस होगी, 2-3 दिन का गैप होगा। 24 तारीख से फिर एक और सिलसिला आने की तवक्को है जो कि 24 से 27 तक मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर करेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मौसम हमें लग रहा है पिछले दिनों, पिछले हफ्ते बहुत शदीद गर्मी थी कराची में। अच्छा, हमारी जो पूरी टीम है ना, वो हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमने अपने आप को अब्दुल्ला के घर इनवाइट कर लिया, बिकॉज मौसम जो है लगता है कि पूरे शहर में वो नहीं होगा जो इनके घर के ऊपर होगा। तो प्लीज गेट रेडी फॉर दैट। थैंक यू। खाना पीना भी होना जरूरी है, वो तो होगा ही। अच्छा, अभी हमने आपको पहले बताया था ना, ईद की बात हो रही थी। बानी पीटीआई से उनके बच्चों की फ़ोन पर ईद के रोज़ बात कराई जाएगी, वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा है। और साथ ही उनके साबिक अहलिया के बयान के जवाब में उन्होंने लिखा कि नाइकॉप कार्ड्स पर पाकिस्तान आने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर नाइकॉप हैं कि नहीं है, अगर नाइकॉप हैं तो वो आ जाएं। मेरा नहीं ख्याल उनके नाइकॉप हैं, पहले भी कोई ऐसी बात हुई थी। और अगर नहीं है तो क्या आप बनाने को तैयार हैं? और ये भी कहा था कि बानी पीटीआई के बच्चों को पाकिस्तान के क़याम के दौरान यहाँ के कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। लेकिन उन्होंने एक सर्टनली कहा है कि ईद पर जैसे पिछली ईदों पे इनके बच्चों से बात कराई जाती थी, इस दफ़ा भी कराई जाएगी। चलिए, दैट इज़ गुड। एटलीस्ट ये तो थोड़ी सी होपफुली अश्योरिटी होगी। और फिर सवाल ये रह जाता है ना कि नाइकॉप है कि नहीं है, सो दैट आल्सो नीड्स टू बी। अच्छा, वज़ीर इत्तलात ने, हमने बताया था ना सुबह को, कराची वो वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एक बलोच नौजवान लड़की जो कि खुदकुश बमबार बन चुकी थी और कार्रवाई के लिए तैयार थी, उसको रिकवर, लिटरली हम तो कहेंगे बच्ची को रेस्क्यू किया गया, रिकवर किया है, डेफिनेटली। हाँ, उसको रिकवर किया है। उस बारे में भी उन्होंने बयान दिया है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। वो भी आप पढ़ सकते हैं। इन द मीन टाइम वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। हमेशा की तरह इस बार भी मुल्क चलाने में तनख्वाहदार तबका सप्पेबाजी ले गया। रवा माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदारों ने एक्सपोर्टर्स, ताजरों, दुकानदारों, प्रॉपर्टी टाइकून समेत हर तरह के कारोबार करने वालों से कई गुना ज़्यादा टैक्स दिया है। बदकिस्मती से ये वही तबका है जो सबसे ज़्यादा बेआवाज़ भी है। हम और FBR के एदाद शुमार जो हैं वो बता रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके ने रवा माली साल 2026 के पहले 8 महीनों में 365 अरब रुपए टैक्स अदा किया है। गेट दैट फिगर इन योर हेड, 365 अरब रुपए। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें तनख्वाहदारों ने गुज़िश्ता माली साल के हिसाब से कौमी ख़जाने में 33 अरब रुपए ज़्यादा जमा कराए हैं। ऑब्वियस इतने टैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगी ना चीज़, तो ये भी हुआ है। आइए इस पर बात कर लेते हैं अभी मज़ीद क्या करना। मेहताब हैदर है हमारे साथ में, ज्वाइन किया उन्होंने। मेहताब भाई, हुकूमत तो यही कहती थी कि तनख्वाहदारों पर बोझ कम हुआ है, क्या इस बार वाकई तनख्वाहदारों ने कम टैक्स दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे जो लास्ट बजट था उसके दौरान हुकूमत ने कुछ इनिशियल जो स्लैब्स थे उसमें 2.5% की कमी की थी। लेकिन अगर आप पहले 8 माह के दौरान सैलरीड क्लास की कंट्रीब्यूशन देखें तो 365 बिलियन रुपीस सैलरीड क्लास ने जमा करवाए हैं, जो पिछले साल के 8 माह के मुकाबले में 332 अरब रुपए थे। तो सैलरीड क्लास का जो टैक्स बर्डन है वो बड़ा है। लेकिन इसमें यह बात मैं आपको बता दूं कि जो अपर इनकम स्लैब्स है, यानी जिसकी तनख्वाह 3 या 4 लाख रुपए से ज़्यादा है और अपर इनकम स्लैब्स में उसकी वो आती है,
उनके ऊपर टैक्स के बर्डन में इजाफा हुआ है, और जिनकी तनख्वाह उससे भी ज़्यादा है उन इंडिविजुअल्स के ऊपर सुपर टैक्स भी है। तो ये वो बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सैलरीड क्लास की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रही है। अच्छा ये बताएं, ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं ताजिर, एक्सपोर्टर्स वगैरह जो हैं, तो इसके करीब भी नहीं है। एक बार फिर यही नज़र आ रहा है हमें, क्या इस तरफ अहदाफ पूरे हो जाएंगे? मतलब व्हाट्स द प्लान? देखें, अगर आप एफबीआर का शॉर्टफॉल देखें तो जो रिवाइज टारगेट है उसके अगेंस्ट कोई 428 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। यानी जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था वो 14,130 अरब रुपए का टारगेट एफबीआर का रखा था माली साल 2026-27 का, लेकिन 25-26 का। लेकिन उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी की कंट्रीब्यूशन है तो वो सैलरीड क्लास की है, और तवक्को ये की जा रही है कि इस माली साल के इख्तिताम तक जो सैलरीड क्लास है वो कोई 550 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स जो है वो अदा करेगी। अच्छा मेहताब साहब, अभी पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात हुए थे, नई किस्त के इजरा का ऐलान इंतज़ार ज़ाहिर है हो रहा है इसका। IMF ये सब नोट भी कर ही रहा होगा कि टैक्स तो तनख्वाहदार बहुत भारी भरकम मिकदार में देते हैं। फिर IMF या हुकूमत क्यों चाहेगी कि इस शरह में कमी की जाए, और ज़ाहिर है फिर टैक्स कलेक्शन में कमी होगी अल्टीमेटली। देखिए, बजट से एक ही उम्मीद जो है वो रखी जा सकती है, वो ये है कि हुकूमत ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाए। चूँकि अगर आपने किसी एक सेक्टर का खून ही निचोड़ना है, फॉर इंस्टेंस इस केस में सैलरीड क्लास है या जो पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं कर सकते, मसलन रिटेलर्स के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते या एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नेट में नहीं ला सकते, तो फिर तो हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि सैलरीड क्लास का बर्डन कम होगा। अभी ये जो मौजूदा हालिया टैक्स का आपने हवाला दिया, इसमें भी रिटेलर्स के ऊपर एक नई स्कीम के ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया कि रिटेलर्स के लिए अगले बजट में कोई नई स्कीम लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। No words for guessing. Tomorrow, inshallah. Bye.